हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी को देख रहे हैं, जिनमें हमारा जो चैप्टर है वो 2 चल रहा है, हिंदी राज्यभाषा। और इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर चेक कर लें। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से उसे आप चेक कर सकते हो। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन सबको हमने देख लिया है। उसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर को भी हमने देख लिया है। अब 2 चीज़ें हैं जो हमारी बची हुई, राज्यभाषा के रूप में हिंदी और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। तो राज्यभाषा के रूप में हिंदी में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जिनमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है हिंदी की, वो क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राज्यभाषा जो है वो हिंदी में इसकी संवैधानिक स्थिति है, हमारा टॉपिक यही है। अब इसके अंदर हम कई सारी चीज़ों को डिटेल वे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहें। बात 1949 की है, जब भारतीय संविधान सभा है उसके द्वारा जो हिंदी की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की जो था, जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसको भारत का राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। मैंने पिछली वीडियो है उसमें बताया था कि भारतीय जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया था। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें, उससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अर्थात इसका मतलब हुआ कि हिंदी जो है वो कामकाज की भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, यहाँ यह जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि 15 वर्षों तक, उसके बाद 15 वर्षों तक ऐसा कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। अंग्रेजी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। आगे चलकर जब 1963 में भाषा अधिनियम आया, इसके अनुसार अंग्रेजी को भी अनिश्चित काल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। आप देखते होंगे कि जो चीज़ें हैं वो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आती है, तो यही कारण इसका है। ठीक है, हमें देखना यह है कि भारतीय संविधान में जो हिंदी है, उसकी जो हिंदी भाषा है उसकी चर्चा कहाँ कहाँ की गई है। तो भारतीय संविधान का भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में, उसके बाद अनुसूची 8 जो है उसमें जो राज्यभाषा से संबंधित जो नियम है उसको दिया गया है। जो भाग 17 है उसमें 4 प्रकार से जो 4 नियमें इनमें दी गई हैं कि जो भाग 17 है उसमें संघ की भाषा क्या होगी, जो प्रादेशिक भाषा होगी मतलब क्षेत्रीय भाषाएं क्या होगी, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट आएंगे मतलब जो विधायिका है उसकी भाषा क्या होगी, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। जो आपका भाग 17 है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो आप जानते हैं कि 343 से लेके 351 तक ये होता है, जो भाग 17 है उसमें। इसके अलावा और कहाँ पे हिंदी की चर्चा है, भाषा की चर्चा है, तो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 110, इसमें भी जो संसद एवं विधानमंडल की भाषा के संदर्भ में काफ़ी विवरण देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि भाषा की चर्चा कहाँ कहाँ है, तो भाग 5 में है, भाग 6 में। आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग है, 22 पार्ट है, जिनको सब पार्ट कर अब 25 बना दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से 8 अनुसूचियाँ थी जिनको अब बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, यह जानते होंगे। तो इसमें भाग 5, 6, 17 और अनुसूची 8 में चर्चा इसमें की गई है। और उसके बाद अनुच्छेद 110, 120 और 210। अब सबसे पहले हम अनुसूची 8 को देखते हैं कि अनुसूची 8 है, उसमें आप जानते हैं कि अनुसूची 8 में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो मूल संविधान था उसमें अनुसूची 8 के तहत केवल 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। बाद में चलकर कई सारे मांगे बढ़ती गई कि हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। वैसे आप जान के आश्चर्य होंगे कि अभी लगभग 38 जो लैंग्वेज है उन्होंने मांग की है कि हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। 38 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो 14 मूल भाषाएं हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको एक सरसरी निगाहों में देख लेते हैं। असमिया, बंगाल, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ये जो मूल भाषा है, मूल जो संख्या थी 14, वो यही थी, जो आप जानते भी होंगे, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद की जो स्थित हिंदी लैंग्वेज है, उसके बाद जो आगे है वो नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। ठीक है, उसके बाद जो कौन सी है, तो बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। अब इनकी जो संवैधानिक स्थिति है उनको देख लेते हैं। संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके तहत जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में डाला गया।
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। उसी तरह से 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को डाला गया। उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन हुआ वो 2003 में हुआ। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है, इसको रखा गया। इसको आपको याद कैसे करना है, तो 21, 71, 92 ऐसे याद रखें। 21, 71, 92 आसानी से याद हो जाएगा। और इधर याद रखें 67, 92, 2003, 67, 92, 2003। इस तरह से जब आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जो 71वां, क्योंकि यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं कि 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें जो भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको याद कैसे करना है, तो सबके अब पहले अक्षर को ले लें, न, म, का। तो नमक आप याद रखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी जो भाषा है वो किस तरह से है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसी तरह से 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, इसको याद रखेंगे। इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो आ गया। तो यहाँ MSD से याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी, और B से बर्थडे याद रखें, या कुछ भी बैट कुछ भी आप लगा सकते हो इसमें, तो MSD भी, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की जरूरत है कि 14 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 14 सितंबर 1949 को ही 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा संविधान सभा के द्वारा दिया गया था। और उसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, तो 10 जनवरी 1975 को जो पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को ही। इस कारण से इस दिन को मेमोराइज करने के लिए 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 8वीं अनुसूची में जुड़ने के लिए 38 लैंग्वेजेस हैं, 38 भाषाएं हैं जो अभी शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं। तो उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, तो आप इन्हें चाहे तो देख सकते हो सकता है कि इससे सवाल पूछ दे कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो इनके मांगने के लिए इसमें चर्चा की गई है। तो इनको हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, आप इसे देख लोगे। नेक्स्ट है, आपने देखा था कि अनुच्छेद 120 है, इसमें भी भाषा की चर्चा की गई है। तो ये जो कहा गया है अनुच्छेद 120 है, इसमें कहा गया कि संसद की जो कार्य होगा वो हिंदी में या फिर अंग्रेजी में होगा। संसद का जो कार्य होगा वो हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। उसमें आगे जो 120 का 1 है उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार जो है वो प्रकट नहीं कर सकता है, हिंदी अंग्रेजी उसे बोलनी नहीं आती है, तो उसे जो लोकसभा का स्पीकर होता है या फिर राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसे अपनी मातृभाषा में जो बोलने की आज्ञा दे सकता है, मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। आगे चलकर जो 120 का 2 है, 120(2) ये कहता है कि जब संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे, मतलब संसद जो है वो एक्ट लाकर, नियम बनाकर कोई व्यवस्था ना करे, तब तक जो संविधान की आरंभ से 15 वर्ष तक की अवधि होने तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जो भाषा के रूप में चला जाएगा। और उसके बाद जो 26 जनवरी 1965 से संसद का जो कार्य होगा वो केवल हिंदी में होगा, ये कहा गया था। लेकिन जो आगे है वो जो स्थितियां हैं वो बदली और हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज अनिश्चित काल के लिए दर्जा दे दिया गया था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उसके बाद जो अनुच्छेद 210 है, इसमें कहा गया कि राज्य के विधानमंडल, हमने तो संसद को देख लिया, जैसे आप जानते हैं कि राज्य विधानमंडल होता है और जो केंद्र सरकार पे भी होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गया, इधर विधान परिषद और विधानसभा हो गया। तो इसमें तो देख लिया हमने। अब यहाँ पे राज्य जो विधायिका है उसमें देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में कार्य राज्य की जो भाषा होती है, राज्य की जो राज्य भाषा होती है या भाषाएं होती है, या फिर उनमें हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, जो भी लैंग्वेज वो प्रेफर करे उसमें किया जाएगा। आगे कहा गया है इस अनुच्छेद में कि विधानसभा का अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जिनको हिंदी या फिर जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो उसको नहीं आती है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। ये आपको जो केंद्र में भी यही चीजें आपको देखने को मिली और राज्य में भी यही चीजें आपको देखने को मिली। उसके बाद जो है वो अनुच्छेद हम 343 से लेके 351 तक भाग 17 को पढ़ेंगे। इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भाषा से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप याद रखें कि जो भाषा संबंधित जो आयोग होता है, जो कि मैंने चर्चा की थी कि 1963 में बनाया गया था, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यहाँ पे जो भाग 17 है उसमें चर्चा की गई है 4 भाषाओं की। हमने बात की है कि संघ की क्या भाषा होगी, मतलब जो कंट्री है उसका क्या लैंग्वेज होगा। जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जो न्यायपालिका और विधायिका है, मतलब जुडिशियरी और जो पार्लियामेंट है उसकी क्या भाषा होगी। और उसके बाद कुछ विशेष जो है वो प्रबंध किए गए हैं, विशेष डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो डीबीएसपी में है ना, उसी टाइप से यहाँ पे विशेष डायरेक्टिव दिए गए हैं जिनको अनुच्छेद 350 और 351 में चर्चा की गई है। तो चलिए एक एक करके हम सारे अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो संघ की भाषा आती है, जो कि 343 और 344 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो संघ की जो भाषा है इसके संदर्भ में संविधान जो है इसमें कई सारे उपबंध किए गए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी है, देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखते हैं, लिपि मैंने आपको बता दिया है, यदि आपने वो वीडियो भाषा की उत्पत्ति वाली नहीं देखी है तो उसको आप देख लो, लिपि क्या होती है वो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो जो देवनागरी लिपि है उसमें जो हिंदी लिखी जाती है वो संघ की जो है वो राजभाषा कहलाएगी। ठीक है, आधिकारिक रूप से इसी को जो प्रयोग किया जाएगा। और जो संख्याएं हैं ये याद रखें कि संख्याएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होगी, ना कि देवनागरी वाली। आप देखते होंगे कि हिंदी में संख्याएं जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन हम लोग जो रोमन अंक यूज करते हैं ये वाली 1 2, ना कि हिंदी वाली यूज करते हैं। तो यही कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष, मतलब आप जानते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो 50 में लागू हुआ, तो 50 से 65 तक कहा गया कि अंग्रेजी भी पैरेलल जैसे हिंदी है उसी तरह से इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी कहा गया था। कहा गया है कि 15 वर्षों के उपरांत, 15 वर्ष के बाद भी यदि संघ चाहे, यदि देश चाहे, यदि पार्लियामेंट चाहे तो वो अंग्रेजी का यूज कर सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी अंग्रेजी का भी यूज होता है हिंदी के साथ साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात पुनः 10 वर्ष के पश्चात, मतलब सबसे पहले तो 5 वर्ष के पश्चात और पुनः 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो आयोग की स्थापना की जाएगी, भाषा आयोग की स्थापना की, जो कि जांच करेगी हिंदी भाषा के विकास के लिए और जो अंग्रेजी है उसको सीमित करने के लिए जांच करेगी। ठीक है, और आयोग जो सिफारिश करेगा, ये जो आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, आयोग की सिफारिश के लिए और उसके अध्ययन के लिए राष्ट्रपति इस संदर्भ में एक जो संसदीय समिति है उसका भी गठन करेगी। तो ये जो चीजें हैं वो संविधान में इसकी चर्चा की गई है। इसी के अनुसार जो है 1955 में जो राष्ट्रपति ने बीजी खरे की अध्यक्षता में, आप जानते हैं बीजी खरे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, भाषा आयोग का गठन किया गया। और इसने जो अपनी रिपोर्ट कब दी तो 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। और 1957 में, जैसा कि कहा गया था, 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी और इस रिपोर्ट की समीक्षा इसके द्वारा की गई। ठीक है, हालांकि जो दूसरे आयोग की बात की गई थी कि जो 10 वर्ष पश्चात भी दूसरा आयोग बनेगा, उसका आयोग के गठन कभी अभी तक नहीं किया गया है, ये आप जान ले। और ये जो रिपोर्ट आई 1957 में, जब इसकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जब इसकी समीक्षा की गई, तो उसी के आधार पर संसद ने राज्य भाषा अधिनियम 1963 अपनाया, राज्य भाषा अधिनियम 1963 को पारित किया। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी आप जो 1963 है डेट को याद रख लें, ये पूछा जा सकता है। तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित किया और इसमें जो संघ की सभी सरकारी कार्य व संसद के जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखेंगे, अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 65 के बाद भी अब जो अंग्रेजी है उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था, मतलब यूज कर सकते हैं आप कार्य में। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में इंग्लिश है वो नहीं है। ठीक है, और साथ साथ ही मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अंग्रेजी का प्रयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया गया है। और सन 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। तो ये जो भाषा अधिनियम है उसको हमने ब्रीफ में थोड़ा सा देख लिया है। नेक्स्ट आपको आता है कि जो अब हमने देखा कि 343 और 344 अनुच्छेद इसमें आएगी, जिसमें संघ की भाषाएं की चर्चा की जाएगी। तो हम अनुच्छेद वाइज अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि जो संघ की राज्य भाषा है वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त जो संघ के कार्रवाई प्रयोजन के लिए जो प्रयोग होने वाले अंक होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे। और इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक रहेगा। और आगे चलकर जो 1963 में भाषा अधिनियम आया उसके तहत जो ये 15 वर्षों से बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया अंग्रेजी का भी यूज। ठीक है,
उसके बाद आता है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति जो है एक आयोग का गठन करेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि 1955 में बीजी खरे की जो अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद जो आयोग है वो रिपोर्ट अपनी देगी और उसके लिए एक संसदीय समिति गठन किया जाएगा। संसदीय समिति का गठन जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आपने देखा कि 56 में किया गया। उसने अपनी 57 में रिपोर्ट दी, 57 में अपनी रिपोर्ट दी और 57 में रिपोर्ट देने के बाद जो 1963 है, इसी के उपरांत 1963 में भाषा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी जो 10 वर्ष के पश्चात भी इसमें एक आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक किया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था इसलिए की जा रही थी कि जो अहिंदी क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है उनके हितों को ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि वो ऐसा ना महसूस करे कि हम भारत से अलग होते जा रहे हैं, हमारा जो कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें हिंदी का प्रयोग काफ़ी विशेष रूप से हो रहा था। अब मैंने आपको ये पिछली वीडियोज़ हैं उनमें इन चीज़ों पर काफ़ी चर्चा की है। ठीक है, तो ये 344 था। तो हमने जो संघ की तो भाषा देख ली। उसके बाद हम जो क्षेत्रीय भाषा है उसको देखेंगे कि क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में क्या अनुच्छेद में जो संविधान है उसमें क्या प्रबंध किया गया है। तो क्षेत्रीय भाषा 345, 346 और 347 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान में राज्यों के क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कोई विशेष उल्लेख तो ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ उपबंध आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसमें कहा गया कि किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप, जो राज्य की भाषा है उसके रूप में एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है। ठीक है, जब तक यह ना हो कि वहाँ की जो राजकीय जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। तो आप स्वतंत्र है, राज्य जो है वह स्वतंत्र है, वो किसी भी भाषा को चुन सकता है। और ऐसी भी बाध्यता नहीं है कि आप 8वीं अनुसूची वाले ही चुने। इसको हम प्रूफ के साथ देखेंगे कि कई जो राज्य हैं, जैसे कि आप नागालैंड को देख सकते हैं, वहाँ अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा है, तो अंग्रेजी तो 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रूफ भी मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, स्वतंत्र थे कि वो किसी भी भाषा को चुन सकें, राज्य स्वतंत्र थे कि वो किसी भी भाषा को चुन सकें। तो यही उपबंध जो है, इसी की व्यवस्था के अंतर्गत राज्य जो है वो अपने क्षेत्रीय भाषाओं को अपने जो आधिकारिक लैंग्वेज के रूप में चुना। जैसे कि आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश ने तेलुगु भाषा को चुना, केरल ने मलयालम को चुना, असम ने असमिया को चुना, पश्चिम बंगाल ने बंगाली चुना, उड़ीसा ने उड़िया चुना। उसी तरह से जो गोवा है उसने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती को भी अपनाया। उसके बाद जो गुजरात है वो गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को भी अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। एक से ज़्यादा भी मैंने बताया कि एक या एक से ज़्यादा भी आप अपना सकते हो। जैसे आप जानते हो कि झारखंड में 16 जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन है, तो वो हिंदी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनाया, ना कि कश्मीरी को। यह आप याद रखें, कश्मीरी को उसने नहीं अपनाया, उसने उर्दू को अपनाया था। ठीक है, आगे तो उत्तरी राज्य थे, उत्तरी राज्य दो थे जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान थे। इन्होंने हिंदी को अपनाया। उसी तरह से जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन्होंने अंग्रेजी को स्वीकार किया। तो आप देख सकते हो कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी जो राज्य हैं इनको अपना रहे थे। तो ये जो चुनाव संबंधित जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा तक ही सीमित नहीं था, ये भी आप मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया है, तो आप इसे देख सकते हो। आगे चलकर यह उपबंध किया गया कि यदि राज्यों के बीच विवाद हो जाता है तो कोई संपर्क भाषा तो होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो जो है उसमें बताया था कि संपर्क भाषा क्या है, तो उसको देख लोगे आप, जिससे आपको संपर्क भाषा क्लियर हो जाए। संपर्क भाषा कहने का मतलब कि एक दूसरे से बातचीत के लिए कौन सी भाषा यूज किया जाएगा। तो यदि राज्य केंद्रों या फिर राज्य राज्यों के बीच जो विवाद यदि ऐसा हो जाता है तो उसमें कौन सी भाषा स्थापित की जाएगी, तो उन्हें मध्य संपर्क के लिए अंग्रेजी को आप चुन सकते हो। आप स्वतंत्र है कि अंग्रेजी को भी चुन सकते हो या फिर आप कोई भी भाषा को चुन सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग हो, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य परंपरा संवाद के लिए हिंदी का भी प्रयोग किया जा सकता है अंग्रेजी के स्थान पे। पहले तो कहा गया है कि केंद्र व राज्य के मध्य जब विभिन्न राज्यों के लिए जो संपर्क की भाषा होगी वो क्या होगी, वो अंग्रेजी के प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि राज्य चाहे तो वो परस्पर संवाद के लिए जो लैंग्वेज है अपनी, उसे हिंदी को भी चुन सकता है अंग्रेजी के अलावा। ठीक है, जैसा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने ऐसा समझौता कर लिया है कि जो केंद्र सरकार से बात करेगी तो वो हिंदी का इसमें चुनाव किया है। ठीक है, उसी तरह से जब राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार कहा गया कि संघ
संघ व गैर हिंदी जो भाषी क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी नहीं बोले जाते हैं उसके मध्य जो संपर्क की भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, जैसा कि पहले भी कहा गया था। इसके अतिरिक्त जहाँ हिंदी व गैर हिंदी राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिंदी है, जो गैर हिंदी राज्य हैं और जो हिंदी वाले राज्य हैं उनके बीच जो संपर्क की भाषा है वो हिंदी है। ये वहाँ पर ऐसे संबंध अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे, जैसे कि चेन्नई है, तमिलनाडु है, उसको बिहार से यदि बातचीत करनी हो तो वो हिंदी में करेगी और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद भी किया जाएगा, जिससे बिहार जो वासी हैं उसको भी फायदा हो और जो तमिलनाडु के वासी हैं उसको भी समझ में आ जाए। तो ये स्थिति संविधान में की गई थी। जब राष्ट्रपति यदि मांग की जाए तो इस बात की संतुष्टि हो जाएगी किसी राज्य की जनसंख्या जो है, जनसंख्या का अधिकतर भाग कोई अन्य भाषा का बोलता है, जो कोई क्षेत्रीय भाषा को बोलता है, तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस भाषा को भी ऑफिशियल मान्यता दे सकता है। यह राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। ठीक है, तो औपचारिक भाषा को, इस तरह की जो भाषा है उसको राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, जिससे जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो भाषाई हितों हैं उनको ध्यान में रखा जा सके। तो हर टाइप की व्यवस्था इसमें की गई है। तो अब अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 345 को हम सबसे पहले देखेंगे। तो अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को, उस राज्य में जो प्रयुक्त होती है भाषा, जैसे कि गुजरात है तो गुजरात में गुजराती होती है, या फिर कोई अन्य भाषा को वो भी चुन सकता है वो, या फिर वो हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकता है, वो स्वतंत्र है। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी जो भाषा है उसका प्रयोग यथावत किया जाएगा। कोई नहीं चुन पाता है राज्य किसी भी भाषा को तो उसमें अंग्रेजी का यथावत चुनाव होगा, जैसा कि मैंने पहले भी यहाँ पे चर्चा कर दी है। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। यदि चुनाव नहीं किया जाएगा, जैसे हिंदी चुनाव कर लिया तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो बिहार, ये सब जो समझौता किए हैं तो इनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 346 है। अनुच्छेद 346 के अनुसार जो संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य व संघ के बीच जो सरकार के बीच पत्र आदि की राज्य भाषा होगी। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक परस्पर जो राज्य हैं वो हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। वही चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट की जा रही है 346 में। 346 के अनुसार कहना है कि संघ की राज्य भाषा जो है, संघ जो है वो राज्य और संघ के बीच जब कोई बातचीत हो तो उसके लिए यदि आप कोई लैंग्वेज नहीं चूज करोगे तो वो इंग्लिश में बातचीत होगी। राज्यों के बीच जो होगी वो अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में यदि चाहेगा तो होगी, और नहीं तो इंग्लिश में होगी या फिर कोई संपर्क भाषा में होगी। तो 346 अनुच्छेद यही कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 347 आता है। इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, जैसे जो बिहार है उसकी दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। बिहार की जो दूसरी भाषा उर्दू है, उत्तर प्रदेश की भी दूसरी भाषा उर्दू है। तो ये राज्य पर निर्भर करता है कि जो दूसरी भाषा है उसे तय कर सके। इसके लिए जो राज्य है वो स्वतंत्र है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति निर्देश ऐसा देगा कि उस राज्य भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, तो वो जो ऐसी भाषा है उसको दर्जा मिल जाएगा। 345 अनुच्छेद से लेकर 347 अनुच्छेद तक क्षेत्रीय भाषाओं में हमने चर्चा कर ली। आगे चल के आता है कि न्यायपालिका और विधायिका की क्या भाषा होगी, जिसकी चर्चा 348 से 349 तक की गई है। तो संविधान में न्यायपालिका और विधायिका की जो भाषा है इसके संदर्भ में कई उपबंध आपको मिलते हैं, जो कि निम्न प्रकार से आपको दिए गए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया गया है, कर दिया हूँ। जो संसद है, संसद यदि अन्य भाषा का प्रयोग के संदर्भ में कोई नियम ना बनाए, किसी और भाषा के प्रयोग के संदर्भ में कोई नियम ना बनाए, तो अंग्रेजी जो है वो भाषा होगी किसकी? निम्नलिखित कार्यों की भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से कार्य। तो उच्चतम न्यायालय के जो प्रत्येक उच्च न्यायालय, जैसे कि उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी में होगी जब तक कि संसद नियम ऐसा न बना दे। उसके बाद कहा गया है कि केंद्र व राज्य स्तर पे सभी जो विधेयक होंगे या फिर अधिनियम होंगे या अध्यादेश होंगे, आदेश होंगे, नियम होंगे, उपनियम होंगे और आधिकारिक जो पाठ होगा वो सारे अंग्रेजी में होगी, जब तक कि ऐसा नियम ना बना दिया जाए कि वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में अपना कर सकते हैं, जैसा कि कई राज्य जो है वो अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में ऐसा नियम बनाकर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर हिंदी अथवा किसी राज्य की अन्य राज्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा में दर्ज
कर सकती है। ठीक है, ये दर्ज किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई की भाषा है वो अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में किया जा सकता है, लेकिन परंतु यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि न्यायालय का जो निर्णय है, उसके जो डिक्री है, उसके जो वर्डिक्ट्स हैं, उन पे ये लागू नहीं होता। अन्य शब्दों में यदि कहें तो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो केवल अंग्रेजी में होगा। ठीक है, ये याद रखें, जब तक कि संसद ऐसा ना कहे कि और भाषा में इसका अनुवाद किया जाएगा, जो कि आजकल अन्य भाषाओं में भी किया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो राज्य विधानसभा के भी विधेयकों को, राज्य विधानसभा है वो विधेयकों को, अधिनियमों को, अध्यादेशों को, आदेशों को, नियमों को, व्यवस्था को, उपनियम जितने भी टाइप के उनके हैं, उनके लिए जो भाषा का प्रयोग होगा वो अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई भी निर्धारित कर सकता है जो उसकी क्षेत्रीय भाषा हो, परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद आपको करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद भी आपको करना अनिवार्य होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार के प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, नियम व उपनियम जो है वो हिंदी में अनुवाद होंगे और आधिकारिक लेख में माने जाएंगे। ठीक है, इसके अनुसार अतिरिक्त संसद में प्रयुक्त प्रत्येक विधेयक जो है वो उसके साथ हिंदी में उसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद यदि आप कोई क्षेत्रीय भाषा में यूज करते हैं या फिर आप इंग्लिश में यूज करते हैं तो वो हिंदी में अनुवाद उसका किया जाएगा, और जो इंग्लिश है उसका, जो हिंदी है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ मामले में राज्य के जो अधिनियम है और जो अध्यादेश है वो भी हिंदी में अनुवादित होंगे। तो ये इसमें व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो अधिनियम है, यह अधिनियम जो राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों, निर्णयों, पारित जो आदेश है उनको भी हिंदी अथवा अन्य जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अन्य जो लैंग्वेजेस है, अन्य भाषा में अनुमति दे सकता है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि कई सारे भाषाओं में अब जो हाई कोर्ट है उसके निर्णय अब आते हैं, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी आवश्यक होगा। जैसा कि बताया गया कि अंग्रेजी अनुवाद भी इसमें संलग्न करना आपके लिए जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो, उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान है, वहाँ हिंदी का प्रयोग जो हाई कोर्ट है उसमें किया जाता है और इंग्लिश में भी उसका अनुवाद जो है वह होगा। ठीक है, हालांकि संसद में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में ऐसी कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय में जो है वो इंग्लिश में ही जो निर्णय होंगे, इंग्लिश में ही उसमें सुनवाई की जाएगी। अभी तक ऐसा इसमें कोई नियम नहीं बना है। यहाँ तक कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हो कि 1971 में एक याचिकाकर्ता ने 1971 में एक जो केस करने वाला व्यक्ति था उसने हिंदी में बहस करने का अनुमति लिया था, लेकिन वो नहीं किया गया। जो अंग्रेजी कह दिया गया कि यह असंवैधानिक है क्योंकि अंग्रेजी में ही होना चाहिए, जो और हिंदी जो है वो असंवैधानिक है तो अंग्रेजी में ही होना चाहिए, और इस तरह से 1971 में उस याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होते हैं, जो काम होते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं। ये प्रावधान अभी किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में कई सारे संशोधन के बाद इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें भी डिग्रियां आपको मिलती है। जो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जो केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 है, केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 के अनुसार किसी भी केंद्रीय अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम तथा नियमावली जो कि राष्ट्रपति के अधिकार के तहत राज्य प्रपत्र मतलब गैजेटेरियन में प्रकाशित होता है, इसका अनुवाद 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्रीय भाषा हिंदी को छोड़कर में हुआ है तो संबंधित भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। ठीक है, ये कहा जाएगा कि उस भाषा से वो रिलेटेड है, वो जो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको पढ़ने के लिए सहजता देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे चल के जो अनुच्छेद 1948 कहता है, अनुच्छेद 1948 जो है वो कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्च न्यायालय की जो सभी कार्रवाइयाँ होंगी वो अंग्रेजी में होंगी। ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कई सारे उपबंध और किए गए हैं जिनकी हमने चर्चा की है, बाद में फिर से अभी देख लेते हैं कि संसद का प्रत्येक सदन किसी राज्य के विधानमंडल में प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाला जो विधेयक उनमें प्रस्तावित संशोधन ये सारे जो होगा वो इंग्लिश में होगा, और इसका हिंदी में अनुवाद भी आगे चलकर किया जा रहा है। काफी इसमें संशोधन आ गया है। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिनियम जो सभी जो अधिनियम है उसका हिंदी अंग्रेजी सारे में अनुवाद किया जाएगा। इन सारे की चर्चा हमने पहले कर दी है। संविधान के अधीन व संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी अध्यादेश, नियम, वलय, उपनियम ये सारे हिंदी और अपने रीजनल लैंग्वेज में भी की जाएगी।
ये जो चीज़ें हैं ये अपने जो स्वतंत्र है राज्य की अपने रीजनल लैंग्वेज भी की जाएगी, हिंदी में भी की जाएगी, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद अनिवार्य है। ठीक है। जो इस अनुच्छेद के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए हिंदी राज्य भाषा को मान्यता दे सकता है। जैसा कि मैंने उदाहरण स्वरूप बताया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन सबों ने जो हिंदी है वो हाई कोर्ट की भाषा हिंदी को अपनाया है। ये जो निर्णय लिया गया था कि 21/5/1965 के बाद जो उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग जो है वो अधिकृत किया गया था। ये आप डेट याद रखेंगे, 21/5/1965 के बाद ही उसमें न्यायालय में जो हिंदी है उसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है। आर्टिकल 1949 क्या कहता है? तो इसके अनुसार संसद यदि राज्य भाषा के संदर्भ में कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति जो आयोग की सिफारिश पर, उन सिफारिशों पर गठित एक रिपोर्ट पर वो विचार करने के पश्चात ही ऐसी मंजूरी देगी, अन्यथा नहीं देगी। कहने का मतलब है कि 1949 के अनुसार, आर्टिकल 1949 में ये कहा गया है कि संसद यदि राज्य भाषा से संबंधित कोई भी नियम लाना चाहती है, कोई भी विधेयक लाना चाहती है, तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, बाद में ही वो नियम ला सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के ही वो नियम लाया जाए। आगे जो अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 350(2) दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है लैंग्वेज के आधार पे, उन सब पे ध्यान दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो उन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा का उपाय करेगा। साथ ही साथ अल्पसंख्यक बच्चों की जो प्राथमिक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। मातृभाषा में शिक्षा की चर्चा कहाँ की गई है? तो वो 350 अनुच्छेद में की गई है। आगे हम इसको अभी डिटेल से देखेंगे, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को, इनको सब पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। पर्याप्त सुविधा इसके लिए सुनिश्चित की गई है कि जो व्यवस्था होगी अल्पसंख्यक बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो कैसी होगी? तो वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। जैसा कि यहाँ पे आपकी चर्चा की गई है कि 1950 में कौन कौन सा सब आर्टिकल है? 350A, 350B। इसमें जो 350A है, इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ये जो शिक्षाएं होंगी, प्राथमिक शिक्षा, वो मातृभाषा में होगी। उसी तरह से जो 350B है, इसमें कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है। आगे चल के जो 351 अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए, हिंदी को प्रचार किया जाए, कि हिंदी के जो विकास है उस पर ध्यान दी जाए। यह संघ का कर्तव्य है। ठीक है। संघ कहने का मतलब यह भारत राज्य का कर्तव्य है, उसके विकास करे ताकि वह भारत की सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। ठीक है। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुक्त संस्कृत और गौणता अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने के लिए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करता है। मतलब अनुच्छेद जो 351 है वो सीधा सीधा ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी है उसके विकास पर ध्यान दे, और जो हिंदुस्तानी है और जो अन्य भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में दी गए हैं उनसे भी शब्दों को लिया जा सकता है यदि हिंदी के विकास के लिए ये जरूरी हो, या फिर ध्यान देगी। यही यहाँ पे 351 में व्यवस्था की गई है। इस वीडियो में जो हिंदी और राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति थी उसको देख लिया और रीजनल लैंग्वेज के बारे में देखा। इसमें काफ़ी डिटेल से हमने सारे जो अनुच्छेद थे उनको भी देखा और जो सारे उपनियम थे उन सभी को देखा हमने डिटेल से। ये वीडियो देखने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको जो अब कोई भाषा से संबंधित अब कोई प्रॉब्लम होगी। हमने काफ़ी डिटेल से इस पर चर्चा की है और आगे अभी कई चीज़ें इसमें बची हुई है। तो ये पार्ट 2 था, आगे भी जो पार्ट 3 है इसका आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमसे जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लें, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। जब ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो हमें जो कॉन्फिडेंस है वो अलग सा आएगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें हैं वो कैसी लग रही थी। तो ये पार्ट 2 था, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। और स्क्रीन पर 4 बटन दिख रहे होंगे, 2 प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे और 2 बटन दिख रहे होंगे, एक सब्सक्राइबर बटन, एक टेलीग्राम सब्सक्राइब करने का बटन और 2 प्लेलिस्ट एक दिख रहा होगा। तो चलिए उन्हीं प्लेलिस्ट में आपसे मिलता हूँ।